कम से कम 2 मिनट पहले 2 मिनट पहले जुड़ जाया कीजिए। ओके, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे स्टोइचियोमेट्री एंड बात करेंगे कि इंपेरिकल फॉर्मूला को कैसे निकाला जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए एक और टेक्निक भी बताऊंगा जिससे आप विद इन 10 सेकंड के अंदर बना सकते हो। पहले मैं बताऊंगा कि कैसे इसको बनाया जाता है, फिर चीजें आपको समझ में आएंगी कि कितना जो है बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। करीब करीब अगर जो आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाओगे तो कम से कम 4 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, फिर हम उसको जो है सॉर्ट करके भी आपको बता देंगे कि कैसे हम लोगों को बनाना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है कि आपके सामने ना, अभी हमने जब पिछली क्लास में बात किया था तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात किया था। इसका मतलब क्या है कि आपको मोल तभी निकाल सकते हो जब पर्टिकुलरली गिवन कंपाउंड का मास दिया रहे या उसका कुछ पार्टिकल दिया रहे या उसका क्या दिया रहे, वॉल्यूम दिया रहे, तभी आप क्या कर सकते हो, उसका मोल निकाल सकते हो। लेकिन मान लो कि मुझे किसी केमिकल रिएक्शन का मोल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, कहता क्या है स्टोइचियोमेट्री कि आपको ना क्वांटिटेटिव स्टडी करने के लिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का इन अ केमिकल रिएक्शन, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है जैसे मान लो कि आप 1 kg खरीद रहे हो, 2 kg खरीद रहे हो, इस चीज को क्वांटिटिव मैनर कहते हैं। वही कहते हैं क्वांटिटिव स्टडी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। इसमें एक छोटे से एग्जांपल के रूप में बताता हूं। मेरे पास मान लीजिए कि वाटर को बनाना चाहता हूं। आप सभी जो है वाटर को जानते होंगे, देखे हैं आप लोगों ने वाटर को? यस सर। हमारे घरों में जो होता है उसी को हम लोग वाटर कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, H2O, और यहाँ पे हम लोग इसको बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाता है, 2H2। मान लीजिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम जो है ना क्वांटिटी स्टडी करना चाह रहे हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। ये बताइए ये क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट। और ये बताइए क्या है, प्रोडक्ट। ओके, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताइए H2O को मैंने तोड़ दिया 2H2O प्लस O2, मुझे बताइए कि यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है? H2 is 2H2 reactant O2 प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। नो सर प्रोडक्ट प्रोडक्ट है। ये क्या होगा, रिएक्टेंट रिएक्टेंट होगा। वेरी गुड। ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होता है। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि क्या है नहीं है। रिएक्टेंट जो होता है वो हमेशा होता है। एक बच्चा मुझसे पूछता है, सर यहाँ पे बन कहाँ रहा है, ये तो टूट रहा है। एक्चुअल में हम प्रोडक्ट को तोड़ रहे हैं, यानी कि किसी रिएक्टेंट को तोड़ के हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। प्रोडक्ट को हमेशा क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि किधर है, क्या है, नहीं है। आप अगर देखिए लेफ्ट हैंड साइड अपने हाथ से, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो इनिशियल में लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट हो जाएगा, जो फाइनल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ऐसा मैं लिख के दे दूं, सपोज कीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को मैं ऐसा लिख दूं CaO, सपोज कीजिए CO2। अब मुझे बताइए कि कौन रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा? अब इक्विलिब्रियम का केस है, यानी कि इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है, तो बोलिए सर रिएक्टेंट CO3 और प्रोडक्ट CaO plus CO2। वेरी गुड।
हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे CaCO3 क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, और ये CaO क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। अगर मैं फिर से इस इक्वेशन को लिखूं, यहाँ पे मैं एक और जो है एग्जांपल के फॉर्म में समझाना चाहता हूं कि मैंने क्या करा कि N2 प्लस 3H2 और मैंने क्या बना दिया, NH3 का फॉर्मेशन कर दिया। यानी कि NH3 को हम लोग क्या कहते हैं, निमोनिया। Ammonia. निमोनिया बीमारी होता है बेटा, ठीक है, जिसमें खून की कमी से हो जाता है, या बेसिकली हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग निमोनिया कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, हो जाता है, अमोनिया कहते हैं इसको। ओके, अमोनिया, इसका मतलब क्या है इस रिएक्शन से, वो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मुझे बताओ कि स्टिचियोमेट्री का मतलब होता है कि जो किसी रिएक्शन के आगे जो डिजिट लिखा होता है उसी को स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो 2 है, ये क्या है, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे कितना कोएफिशिएंट है, कुछ नहीं है, तो यानी कि क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पे मुझे बताइए स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2. यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। मुझे बताइए कि इस रिएक्शन में स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2. इस रिएक्शन में कितना है, 2. यहाँ पे 1। यानी कि आप किसी भी रिएक्शन का जो फर्स्ट डिजिट होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कह देंगे। कई बच्चे कहते हैं सर क्या ये 2 जो है स्टिचियोमेट्री नहीं। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि N2 और 2N में क्या डिफरेंस होता है। मैंने कहा था N2 मॉलिक्यूल्स होता है, यानी कि ये बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे 2N का मतलब है 2 नाइट्रोजन अलग अलग खड़े हैं या पड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया कि इस 2 को आप स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रूप में यूज मत कीजिएगा, कई बच्चे कर देते हैं। मैं पहले बता दे रहा हूं, इसको आप एज अ स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लोगे। हमेशा आप जो है मॉलिक्यूल्स के या जो एटम के आगे लिखा रहेगा उसी को स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लोगे। अगर आपने इतनी सी बात समझ गए तो आपके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देके जो समझाने का प्रयास करता हूं। वापस से हम लोग यहाँ पे लेते हैं, पहले मैं एक दो बातें और समझा देता हूं, फिर से हम जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, ठीक है। 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। जब भी इसके क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा रिएक्शन को। जब भी याद रखिएगा स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि बैलेंस नहीं करोगे तो आपको सही से पता नहीं लग पाएगा। अब देखिए हमने देखा कि 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यानी कि इक्वेशन बैलेंस है। अब हम क्या कर सकते हैं, स्टिचियोमेट्रिक रूल लगा सकते हैं। क्या कहता है, सिंपल सा रूल कहता है कि अगर ये 2 मोल और ये 1 मोल से वाटर के कितने मोल बन रहे होंगे, 2 मोल। ध्यान सुना, मैंने क्या कहा कि अगर ये 2 मोल और ये 1 मोल से मिलके कितने मोल बन रहे होंगे, ये 2। और अब वो क्या करेगा, सपोज कीजिए कि आपके एग्जामिनर ने इसको कहा कि मेरे को ना 4 मोल दे दिया और मुझसे पूछ दिया बताओ वाटर कितना मोल बनेगा। अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। पहले तो कम से कम H2O का मास दिया रहता था तो हम मास डिवाइडेड बाय जो है मोलर मास कर देते थे, या पार्टिकल दिया रहता था तो गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय हम लोग जो है एवोगाड्रो नंबर कर देते थे, या फिर आपके पास वॉल्यूम दिया रहता था तो हम वॉल्यूम।
लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें एक दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, तो कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं है, बड़ा सिंपल सा बात है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 2 मोल बन रहा होगा तो ये भी कितना मोल बन रहा होगा, 2 मोल बन रहा होगा। 2 mole. इसका मतलब है ये 4 मोल है तो ये कितना मोल बन रहा होगा, 4 mole. 4 मोल बन रहा होगा। 4 mole. अगर वो एग्जामिनर कहता कि बताओ O2 का कितना मोल बन रहा होगा, 2. 2. अब अगर ये 2 मोल बनता तो ये कितना मोल बनता, 1 मोल। अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मोल, मैं दोनों के लिए अलग अलग लिख देता हूं, मोल ऑफ H2 formed 2 मोल ऑफ H2, क्योंकि पहली बार है इसलिए हम सिखा रहे हैं लिख के। 1 मोल के लिए कितना लगेगा, 1 mole. 2/2 यानी कि 1 मोल। वैसे भी सोच सकते थे कि कॉमन सेंस भी, अगर ये 2 है ये भी 2 है तो यानी कि अगर 4 होगा तो 4 होगा, लेकिन आपको बेसिक तरीका तो आना चाहिए, क्योंकि एक बार आप सीख जाओगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई हमारे पास मोल कितना है, 4 मोल। तो हमने कहा कि भाई 4 मोल के लिए निकाल लेते हैं, तो 4 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 2/2 into 4 ऑफ H2O। तो ये कट जाएगा, तो 2 से 2 यानी कि कितना मोल आ गया, 4. मोल आ गया। 4 mole. सिमिलरली मैंने कहा कि मेरे को अब क्या निकालना है, O2 निकालना है। तो मैंने कहा कि 2 मोल रिएक्ट, 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। आपको इतना लिखना नहीं है, सीधे सीधे अभी आप शॉर्ट भी बताएंगे, अभी पहली बार है ताकि कि आपको जो है अच्छे से क्लियर हो सके। 1 मोल ऑफ O2, तो हमारे पास 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 मोल ऑफ H2 हो जाएगा। और आपके पास मोल कितना है, 4 मोल, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 मोल यानी कि कितना हो गया, 1/2 इंटू 4। यहां से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 मोल। 2. बड़ा आसान बात है कि अगर आपको मोल निकालने से भी आसान हो गया कि सिंपली अगर जो हमें एक किसी भी रिएक्शन में एक एटम या एक मॉलिक्यूल्स का मोल पता लग जाएगा, हम रिएक्शन के सभी एटम और सभी मॉलिक्यूल्स का क्या निकाल पाएंगे, मोल निकाल लेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान सी बात हो गई कि पहले तो कम से कम हमें निकालना पड़ता था, अब तो हमें निकालना ही नहीं पड़ेगा। जैसे एक और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे N2 प्लस 3H2 और यहाँ पे हमने बना दिया NH3। सबसे पहले बैलेंस करेंगे। याद रखना कि स्टिचियोमेट्री लगाने से पहले सबसे पहले बैलेंस करना। वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 99% बैलेंस दिए रहेंगे, फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि जेई कई बार जो है अनबैलेंस क्वेश्चन दे देता है, तो जिस कारण से ऐसा हो जाता है। ओके, तो ठीक है सर, अब मुझे बताओ कि कोई एक मोल दे दो। मैंने कहा, मैंने इसको कितना मोल दे दिया, 4 मोल दे दिया। अब मुझे बताइए कि ये कितना मोल बनेगा और ये कितना मोल बनेगा। So N2 4 mole. ओके, सभी लोग बना लीजिए, मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, तो साउंड भी कम हो जाएगा। अगर जब बना ली हो तो कमेंट कर दीजिएगा एक बार।
ओके, सभी ने कमेंट कर लिया, वेरी गुड। N2 जो है वो कितना बन रहा होगा वरुण? चलिए, किशोर क्या बता रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही किशोर। ओके, चलिए, वेरी गुड आकाश, थैंक यू, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, अब हमें क्या कह रहा है, बाकी लोग ने नहीं बनाया क्या? बाकी लोग बच्चे भी बनाए, क्योंकि देखिए, हाँ जी बोलिए। 2 mole and sir 3s to 6 mole. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर है आपका कि ये 2 मोल बनेगा और ये 6 मोल बनेगा। वेरी गुड, सभी का आंसर अब जो है सही आने लगा है। वेरी गुड, थैंक यू। देखिए, आप अगर जब ट्राई करोगे तो आप ज्यादा चीजें सीखोगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि ब्रेन कहता है आप मुझे यूज करो, मैं बढ़ते चले जाऊंगा। कहता है कि अगर जब बैंक में रखोगे तो मैं घटते चले जाऊंगा। तो ब्रेन का जितना ज्यादा यूज कर सकते हो सभी को करना चाहिए, तो आपको जो है रिटर्न में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए अब हम जो है वापस से बना देते हैं। हमने कहा कि मुझे इस बार क्या दिया हुआ है, अमोनिया दिया हुआ, अपोजिट दिया हुआ है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने कहा कि अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, 4 मोल NH3 से, सॉरी 2 मोल है ना, पहले हम 2 मोल लिखेंगे क्योंकि ऊपर में 2 है। 2 मोल NH3 से हमें अगर जो N2 बनाना है तो 1 मोल N2 बनेगा। बोलिए, क्या सही है? Yes, बोलिए, sir. कोई दिक्कत है? मैंने जब इधर से जा सकते इधर से भी तो लिख ही सकते हैं, यानी कि 2 मोल NH3 से 1 मोल N2 बन रहा होगा, तो 1 मोल NH3 से कितना बन रहा होगा? 1/2 मोल ऑफ N2 बन रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में अब कितने मोल है? 4 मोल है, तो 4 मोल NH3 से कितना बन रहा होगा? 1/2 इंटू 4, और इसका जो है राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2 मोल, जो कि आंसर भी आया था। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो 2 मोल से 3 मोल, लेकिन हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा जैसी बनानी हो। तुमने फिर से लिखा 2 मोल NH3 से कितना मोल बन गया हमारा? H2 बनाना है तो 3 मोल ऑफ H2। ठीक है, तो 1 मोल से कितना बन जाएगा? 3/2 मोल। और यही क्वेश्चन आपको याद हो तो बस मैंने वहां पे 20 मोल कर दिया था और आपसे पूछा था शायद H2 का मोल, जो कि 30 मोल आंसर आएगा। आपकी पिछली सीट में देखिएगा, यही मैंने कहा था कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है मैं बाद में बताऊंगा, तो आप उस क्वेश्चन को अब वापस से जो है बना सकते हो, उस सीट में आपको दिया हुआ होगा। तो हमारे पास कितने मोल निकालने हैं? 4 मोल के लिए मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूं, 3/2 इंटू 4, ठीक है, तो कितना मोल हो जाएगा? हटा दीजिए, 6 मोल। क्या स्टोइचियोमेट्री का कोएफिशिएंट आप लोगों को क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो आप समझ गए? यस सर। ओके, बनाते हैं। कह रहा है Sir. कि, हाँ जी बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, घबराना नहीं है बेटा, क्योंकि आपको सीखना है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा और क्लास में ही प्रयास कीजिए, सीख के जाइए, क्योंकि बात की चीज ना वो हमेशा बर्डन बनी रह जाएंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं, अभी आपका सिलेबस जस्ट शुरू हुआ है। आप अभी जितना ज्यादा मेहनत अपने आप पे करोगे, आपको आगे चल के उतना ज्यादा कम मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको अगर जो कहीं किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, घबराना नहीं है, सीखने के लिए आए हैं। सब कुछ जानते होते तब थोड़े ना आते, इसीलिए आप लोगों को कभी किसी को कोई डाउट रहे तो तुरंत रेज हैंड करना और पूछ लेना। ओके, अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 24 ग्राम ऑफ CH4। कह रहा है कि CH4 को हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। CH4 को हम लोग क्या कहते हैं? Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। मेरी आवाज सभी को क्लियर जा रही है?
Yes, sir. Yes, sir. अंजू बेटा एक बार ना आप क्या करो, लेफ्ट करके वापस जुड़ जाओ, ठीक है अंजू? Yes, sir. हाँ, तो आपको बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। Yes, कई बार sir. क्या होता है ना, नेटवर्क सही हो जाता है वापस से जुड़ने पे, कई बार ग्लिच भी आ जाती है। ओके, CH4 प्लस O2 से हमारे पास क्या हो जाएगा कि CO2 बन रहा होगा और साथ में क्या बन रहा होगा, H2O बन रहा होगा, यही बन रहा होगा। अब वो कहते हैं कि हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ये ऑक्सीजन पूछा है कि कंप्लीटली रिएक्ट विथ 24 ग्राम ऑफ मीथेन, ये दिया हुआ है मीथेन। यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको क्या नहीं दिया हुआ था, CO2 नहीं दिया हुआ था, सॉरी यहाँ पे बाकी चीजें, ये रिएक्शन नहीं दिया हुआ था। तो आप सभी को थोड़ा बहुत रिएक्शन धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके, अब देखो सबसे पहले अगर जब मास नहीं दिया है, अगर मास निकाल रहा है, वैसे तो मोल निकाल रहा है, तो सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो CH4 को मोल में कन्वर्ट करने के लिए 24 और इसका मोलर मास कितना हो जाता है 16, इसको कटा दीजिए 6 4, तो करीब करीब कितना आ जाएगा 3 2, तो 1.5 मोल हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है इतनी सी बात? अब मुझे बताइए, Yes, ये sir. 1 मोल होता तो ये भी 1 मोल होता, बैलेंस है ना? Yes, नहीं, sir. बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 2, तो 2 2 4, ठीक है, और ये बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 4 2 2 4, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि अगर ये 1 मोल होता तो ये 2 मोल होते, अगर ये 1.5 मोल है तो ये कितने मोल हो जाएंगे, 3 मोल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका जो है क्या करना था, आंसर निकालना था। ओके, अब वो कह रहा है कि द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले एल्यूमिनियम को रिएक्शन करा देते हैं, Al2 को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो आपको पता है ये बन जाएगा Al2 और O3 बन जाएगा। जी बोलिए बेटा अपूर्वा। रिपीट कर देना क्वेश्चन को, जो पीछे बताया। अच्छा, पिछला फिर से समझा देते, वेरी गुड, थैंक यू। मैंने कहा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 24 ग्राम ऑफ मीथेन। कह रहे मीथेन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो कितना ग्राम जो है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, ताकि कि पूरा का पूरा जो है क्या हो जाए, यानी कि 24 ग्राम जो है मीथेन जल जाए। तो मोल पूछा ऑक्सीजन का, हमें 24 ग्राम दिया, हमने भाई कहा कि 24 ग्राम से मोल निकाल लिया। पहले हमने जो दिया था आपको मोल ही दिया था, लेकिन इस बार आपको उसने क्या दे दिया, मास दे दिया। तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मास दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मास जैसे ही दिया तो हमने सबसे पहले मोल निकाल लिया, और फिर हमें पता है कि 1 मोल होता तो 2 मोल होता, तो 1.5 मोल है तो कितना हो जाएगा 3 मोल। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 मोल of CH4 react 2 mole of O2, ठीक है। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा 2 बाय 1.5 मोल ऑफ O2। तो सॉरी यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब 1.5 इंटू 2, तो यहां से कितना आ जाएगा 3 मोल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है पूर्वा? यस सर। ओके, अब हमने कहा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एल्युमिनियम को जलाने के लिए वो 27 ग्राम दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है?
नो सर। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। अगर मुझे बताइए कि एल्युमिनियम का मोल निकालने के लिए कितना, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आप लोगों को बताया था? कितना रहेगा? सर 13। एल्युमिनियम का तो 13 एटॉमिक नंबर होता है, 27 होता है, एटॉमिक Yes. ठीक है। मास। लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 ग्राम। क्यों? क्योंकि Al2 है, एटम तो नहीं है ना, ये कैसा है, मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स वाला मास लेंगे। इसी कारण से आपको मैंने कहा भी था, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जैसे ही सॉल्व करोगे तो यानी कि 0.5 मोल आ जाएगा। अगर ये 0.5 मोल बन रहा है तो ये कितना मोल बनेगा, 0.5 मोल बनेगा। क्योंकि ये 1 मोल होता तो ये भी 1 मोल होता, ये 0.5 मोल है तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 मोल हो जाएगा। क्लियर है? और ये Yes. ऑक्सीजन 0.5 मोल हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, ये बात आप लोगों को देखिए, कुछ चीजें जो है ना आपको ऑटोमेटिकली ही ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि अगर मैं इसको फिर से लिखूंगा तो मेरा समय बर्बाद होगा। इसीलिए मैंने जो है डायरेक्ट लिख दिया 0.5 मोल, O2 बन गया। अब मुझे बताइए कि मोल आपको पता है तो क्या मास निकाल सकते हो? तो बिल्कुल सर, हमें पता है फॉर्मूला, गिवन मास x, मोलर मास किसका है, O2, तो यानी कि 32। और इसको सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 ग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes. ओके, वेरी गुड। हमने कहा कि देखो हमारे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो है एल्युमिनियम Al2, क्योंकि जो एल्युमिनियम पाया जाता है वो Al के फॉर्म में नहीं पाया जाता, Al2। कुछ चीजें ना धीरे धीरे आपको पता लग जाएंगे रिएक्शन कैसे होता है। तो जैसे जैसे आपकी सिलेबस बढ़ेगा तो आप लोगों को खुद ही जो है बहुत सारी चीज सीखते चले जाओगे। तो यहाँ पे 27 ग्राम है, तो मास क्योंकि 27 ग्राम दिया हुआ, तो हमने कहा कि भाई मोल निकाल लेते हैं। तो मोल निकाल ले, हम मोल के ही टर्म में तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने भी यहाँ पे मोल के टर्म में कैलकुलेट करना चाहा कि भाई ये 0.5 मोल होता है। अगर ये 1 मोल, अगर ये 1 मोल ऑफ Al2 फॉर्म 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन या रिएक्ट, तो यहाँ पे भी कितना 0.5, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो वही मैंने कहा था कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और आपको मोल पता लग गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मास निकाल सकते हैं। कैसे? आपको मोल इक्वल टू क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास आपको पता है O2 का कितना होता है, 32, ऑक्सीजन का 16 होता है एटम का, ये मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे, तो x बाय 32, और जैसे इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको घर पे ट्राई करोगे या मैं ही बना दूं? ठीक है, 2 क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को जो है आपको समझाने के लिए सबसे पहले, लास्ट में हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम आपको इंपेरिकल फॉर्मूला समझा देते हैं। ठीक है, ओके। इंपेरिकल फॉर्मूला से पहले मैं यहाँ पे, अब देखो इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, मैं तब सबसे पहले आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को स्टोइचियोमेट्री का यूज करके क्या करना है कि किसी भी कंपाउंड का क्या कर लेना है, मोल निकाल लेना है। मोल निकल जाएगा तो मोलर मास निकल जाएगा। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, ओके। ध्यान से सुनिएगा कि मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या अंतर होता है। जैसे मैंने क्या करा कि C6H12O6 लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, Glucose. ग्लूकोज है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Reactant. ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बोलिए, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मैंने क्या करा कि इसके अंदर जो डिविजिबल है उस टर्म को डिवाइड करके मैंने कुछ इस प्रकार से बना दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, C1H2O1। इस फॉर्मूले को हमने क्या नाम दे दिया, इंपेरिकल फॉर्मूला। Empirical formula.
इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं? इम्पेरिकल फॉर्मूला कह देते हैं। इस बात को याद रखिएगा, अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूं पहले। जैसे मैंने क्या करा, C2H 2 कितना हो जाता है? CN H2N हो जाता है +2, तो यानी कि 4 × 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको लिखा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3। वेरी गुड, C1H3। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्या मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। Yes, sir. बोलिए, ये चीज तो जो चीज से हम डिवाइड कर रहे थे यहाँ किससे कर रहे हैं? 6 से। तो इसीलिए हमने क्या करा कि जो वैल्यू है अलग अलग, यहाँ पे हमने किससे डिवाइड किया? 2 से, यहाँ पे किससे किया? 6 से। तो यही वो n है, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। बोलिए। यस अब सर। इसी चीज को, सर हाँ जी बोलिए बेटा अंजू। सर दोबारा से रिपीट करना, पहले आपकी बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही थी। ओके, मैं फिर से जो है आपको बता देता हूं। हमने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला, यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स में अगर जो किसी चीज से डिवाइड हो रहा होगा, डिवाइड करने के बाद जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला कह देंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ग्लूकोज है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 6 से डिवाइड कर दिया, और जैसे ही 6 से डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने के बाद जो सबसे सिंपलेस्ट आया वो क्या है? C1H2O1। तो इसी चीज को हमने क्या कह दिया? इंपेरिकल फॉर्मूला कह दिया। अगर डिवाइड होता होगा तभी करना, अगर अदरवाइज नहीं करना। तो बेसिकली हमने क्या करा कि सब में डिवाइड हो रहा था तो हमने कर दिया। दूसरा एग्जांपल, C2H6 ले लिया, हमने इसको डिवाइड कर दिया तो C1H3 आ गया। वही हमने कहा कि एक्चुअल में मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला है, क्योंकि जितने से आप स्टिचोमेट्री से डिवाइड करोगे तो वापस आ जाएगा। यहाँ पे आप 6 से करोगे, यहाँ 3 से करोगे तो वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। वही हमने कहा कि MF इक्वल टू n टाइम्स ऑफ EP। शॉर्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए, यहाँ क्लियर है इतनी सी बात? यस सर। Yes, ओके, sir. इसी प्रकार से आपको क्या करना होगा कि किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा हो। इसमें आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मेरे को कहा गया कि इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? C1H1, और मेरे पास n फैक्टर दिया हुआ है, या n की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? 6 दिया हुआ है। तो क्या आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो? मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, यस सर। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, तो 6 × C1H1। तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो C6H6। अब एक बच्चा कहता है सर इसका मतलब तो ऐसा लिख दो ना, C1H1। नहीं, आपको जब n से मल्टीप्लाई करना होगा तो नीचे वाले टर्म पे ही मल्टीप्लाई करना। फिर से ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि ऐसा मत कीजिएगा कि यहीं पे 6 लिख के आ जाइएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे आगे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं पहले ही बताते चले जाता हूं ताकि कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सिमिलरली मैंने कहा कि आपके सामने C4H10 दिया हुआ है, ठीक है, और मैंने कहा कि इसका n फैक्टर जो है 2 है। तो मुझे बताइए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सर
सर C2 और H5। वेरी गुड, यानी कि क्या हो जाएगा C2H5। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म को हम लोग क्या कह देते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला कह देते हैं। तो यहाँ पे आपको इन सब चीजों के बारे में दिया हुआ है, आप इन सब चीजों को ध्यान देना। अब हम बात करते हैं कि जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कैसे उनको टैकल करना है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ ले लेते हैं। आपको ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे बना देता हूं, हम यहाँ पे परसेंटेज इनका यूज करेंगे। आपको मैं जैसा कह रहा हूं वैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको मास नहीं दिया रहेगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि इंपेरिकल फॉर्मूला के टाइप में क्वेश्चन में आपको मास गिवन नहीं होगा। तो कहोगे सर फिर हम बनाएंगे कैसे? आप टोटल मास 100 ग्राम ले लेना, क्योंकि परसेंटेज है तो हम टोटल मास कितना ले लेंगे, 100 ग्राम ले लेंगे। 100। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि फर्स्ट में एलिमेंट का नाम लिखना है, जो जो एलिमेंट दिया हो, चाहे कार्बन दिया हो, चाहे ऑक्सीजन दिया हो, चाहे नाइट्रोजन दिया हो, हाइड्रोजन दिया हो, कुछ भी दिया हो। दूसरे में परसेंटेज लिख देना है। तीसरे में मोल्स ले लेना है और चौथे में सिंपलेस्ट रेशियो ले लेना है। एक एक करके निकाल दो। कह रहा है कि 32% कार्बन है, तो यहां पे कार्बन लिख देता हूं, 32% लिख देता हूं। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? 4% हाइड्रोजन है, Yes, sir. तो हाइड्रोजन कितना लिख दिया, 4% लिख दिया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 64%, तो 64%। और सर परसेंट क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि ऊपर में मैंने परसेंट लिख दिया। अब इतना करने के बाद मैंने कहा कि पूरे को हमने 100 माना होता तो कार्बन का मास एक्चुअल में 32 ग्राम होता। बोलिए, होता कि नहीं होता? अगर मैं कह रहा हूं कि पूरा जो है आपने 100 ग्राम माना, तो इसका मतलब है कार्बन का जो परसेंट होगा यानी कि 32%, यानी कि मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम होगा। और अगर जब 32 ग्राम हो जाएगा तो यहाँ पे मोल निकालना आसान हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 32 डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है? मोल तो ऐसे निकालते हैं, क्योंकि यही जो परसेंटेज है ना, इसी को आप मास के रूप में बिहेव करना। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने पूरे को 100 ग्राम मान लिया, इसका मतलब है 32 ग्राम होगा, ये 4 ग्राम होगा, ये 64 ग्राम होगा। हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो हमने मान लिया 32 ग्राम मास है, तो मास अगर जब मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, इतना मोल हो जाएगा 32/12। अब ये कटता है तो कटा दीजिए, कितनी बार में कटता है, 4 से कटता है, ये 6 से, 4 से कटता है, तो ये 8 और ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि कितना हो जाएगा 2.66 मोल हो जाएगा। सिमिलरली ये 4 और ये इसका मास कितना है 1। अब ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4 मोल। अब यहाँ पे देखिए 64। अब एक बच्चा कहता है सर मैं यहाँ पे 32 लूं या 16 लूं, क्या आपके मन में भी कंफ्यूजन आ रहा है? हाँ, कई बच्चों के मन में आता है कि सर मुझे बताओ कि यहाँ पे 2 लेना था या 1 लेना था। आपको एटम का मास लेना है, क्योंकि यहाँ पे एटम का परसेंटेज दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि ये जो है ना कार्बन एटम दिया हुआ है, तो मास भी आप किसका लोगे, एटम का ही लोगे। तो और ऑक्सीजन के एटम का मास मुझे पता है 16 होता है, और यहां से हमने सॉल्व किया 16 चौके 64, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अब ध्यान से सुनिएगा, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी
ध्यान से सुनना, कौन सी सबसे छोटी वैल्यू? जो आपने मोल निकाला, इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है मुझे बताइए। 2.66 2.66 को सबसे डिवाइड कर दो। तुमने क्या करा, 2.66 से सबको डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया, 4 को भी डिवाइड कर दिया और इसको भी कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया। अब इसको डिवाइड करते तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, और इसको डिवाइड करते तो कितना आ जाता है, 1.5 आ जाता है। यस सर। तो ये कितना आ जाता है, 1.5 आ जाता है। ओके, अब ध्यान से सुनना, इन केस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स या इंपेरिकल फॉर्मूला में कभी भी आधा अधूरा मॉलिक्यूल्स एटम नहीं लिख सकते। अगर ऐसा केस आता है पॉइंट में, तो आप प्रयास करना कि उसको नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लाया जाए। ठीक है, ये मीटिंग कैसे शेड्यूल, कौन, आप लोग प्लीज छेड़खानी मत कीजिए। ठीक है, तो यहां पे हमें ये पता लग गया कि अब हमें क्या करना है कि इसको ना होल नंबर में करना है। तो आप काम कर सकते हो कि पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हम कर सकते यस सर। Yes, हैं। sir. इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2। कोई पूछेगा क्यों किए सर? इसलिए किए ताकि कि क्या हो सके, ये होल नंबर में आ सके। ये एक्चुअल में होल नंबर में नहीं था, होल नंबर में लाने के लिए हमने कर दिया। कोई बच्चा कहता सर अगर होल नंबर में होता तो क्या करते, तो एज इट इज लिख देते। अगर जो होल नंबर सपोज करो 1 2 3 होता, तो हम ऐसे ही क्या कर देते कि हम लिख देते। लेकिन अगर होल नंबर में नहीं है, जैसे 1.33 होता तो क्या करते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर 1.25 होता तो क्या करते, 4 से मल्टीप्लाई कर देते। यानी कि सिंपली आप प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार से उसको नियरेस्ट डिजिट के फॉर्म में लेके आया जाए, अगर वो होल नंबर में ना हो तो। अगर होल नंबर में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये 2, इसका मतलब ये 3, इसका मतलब 3। जो वैल्यू आया उसी वैल्यू को आपको क्या करना है, लिख देना है। कार्बन में 2, हाइड्रोजन में 3 एंड ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 3 ये बताइए कौन सा फॉर्मूला आया, एम्पेरिकल। इम्पेरिकल फॉर्मूला आया। यही तो आपसे पूछा Yes, sir. था, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस आपके सामने एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, ये बना हुआ क्वेश्चन है, मैं बना हुआ नहीं, एक जो है अनसॉल्व क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बिल्कुल आराम आराम से समझाया, तो आप बिल्कुल इसको एक बार घर पे बनाइएगा इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करता हूँ। अच्छा, कहोगे सर आपने इस तरीके से मैं बनाऊंगा तो मेरे को तो 3 मिनट लग जाएंगे, कुछ तरीका नहीं है क्या? बिल्कुल तरीका है, लेकिन उस तरीके को बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, तभी बना पाओगे। एग्जाम में आएगा तो उस तरीके को, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में अगर आपके 11th में आता है तो आप इसी तरीके को बनाइएगा बेटा। पहले बता दे रहा हूं, मेरे वाले शॉर्ट तरीके से आंसर निकाल के आ जाओगे तो आपको एग्जाम जो बोर्ड में है आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सर आपका तरीका क्या है? देखिए हम क्या करेंगे, जब एक ऑप्शन लेंगे तो आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, यहां पे हमने क्या कर दिया, एलिमेंट लिख दिया, और यहाँ पे Percentage. परसेंटेज लिख देंगे। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, जगह नहीं है, ये नीचे लिख देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, परसेंटेज। थर्ड में क्या लिखेंगे, Mole. मोल। फोर्थ में क्या लिखेंगे,
Simplest. सिंपलेस्ट रेशियो SR लिख दो। Yes, sir. ओके, ठीक है। अब ये जो है आप लोगों को पता लग गया। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया होगा अच्छा ना, एक और चीज, कई बार क्या करेगा ना, दो कंपाउंड का परसेंटेज दिया रहेगा, तीसरा नहीं दिया रहेगा, तो क्या करना, 100 में से माइनस करके निकाल लेना। मेरी बात समझे? Yes, हो sir. सकता है कि एग्जामिनर ने क्या करा हो कि आपको दो कंपाउंड का, दो एलिमेंट का मास दिया हो और तीसरे का ना दिया हो, तो आप सिंपली 100 में से माइनस कर देना। लेकिन यहाँ पे तीनों उन्होंने दिया होगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07 ग्राम पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो। Yes, sir. 4.07 एक्चुअल में इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू लिया है, हमें उतना कोई जरूरत नहीं है, हम अपने काम से काम जो है चला सकते हैं। उसके बाद कहता है कि कार्बन कितना है, 24.27. 24.27%. वेरी गुड, 24.27%। सिमिलरली तो इन्हें क्लोरीन राउंड ऑफ कितना भी है? कर सकते हैं परसेंटेज हाँ सॉरी बेटा, से, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं परसेंटेज को कैलकुलेशन इजी करने के लिए। फिर से बोलिएगा पूर्वा। सब परसेंटेज को राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में ना एग्जैक्ट डाटा दिया हुआ है। हाइड्रोजन का होता है 1.02 या 1.17 के आसपास होता है, तो इसीलिए उन्होंने जो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है। क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो वो क्या कर रहे हैं, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू ले रहे हैं। हम अप्रॉक्स ही करेंगे, हम इतना ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में अगर जैसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग जो है परेशान हो जाएंगे। हम भी वही करने वाले हैं। अब मोल निकालते हैं, तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, गिवन मास 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कार्बन का कितना होता है, 12. 12, यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2। क्लोरीन का कितना होता है, 735 35.5। याद है, मैंने इसको 2 बार बताया था, एक एवरेज में भी बताया था और एक वहां भी बताया था। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, 2। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए सबसे छोटे डिजिट से डिवाइड करेंगे। अब कहोगे सर यहाँ तो 2 छोटे डिजिट आ गए, 2 2, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। 2. हाँ बोलिए सचिन। Sir, answer empirical formula CH2Cl. वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। 1 और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2, सिर्फ 1. आपको याद रखना है कि सिंपलेस्ट रेशियो में सबसे छोटे नंबर से ही डिवाइड करना। और सबसे छोटा नंबर कहां से लेके आओगे, अपने घर से नहीं लाना है, ये मोल में से निकालना है। ठीक है, क्योंकि घर से लाओगे तो फिर घर खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग को क्या करना है, मोल से ही ले लेना है। हाँ, तो मोल्स में जब सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी से हमें क्या करना है, ये कर देना। अब अगर होल नंबर में आया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन केस अगर जो नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, नियरेस्ट होल नंबर में लाने का प्रयास करना पड़ेगा, या होल नंबर में या नियरेस्ट होल नंबर। अब हमें पता लग गया हमारे पास हाइड्रोजन कितना, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, C1H2 एंड Cl1। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ बोलिए सचिन, कुछ डाउट हो तो बता दीजिए, आपका रेज हैंड है। चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन है नीट 2021 का। ओके, अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। सो पिछले क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आगे भी निकालना है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। हमने ये तो क्या निकाल लिया, इंपेरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो इंपेरिकल का मास कितना हो जाएगा, 12 + 2 + 35.5।
एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा ये, बोलिए कितना हो जाएगा? सर। तो 49. यहाँ से कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? 9, 49. 49.5 आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला या एम्पेरिकुलर मास। इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूलर Okay. मास इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल मास। em का मतलब क्या है? एम्पेरिकल मास है या एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है। ठीक है, mm का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास। और आपको इस बार मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 98.96 इक्वल टू n। इंपेरिकल फॉर्मूला का आपने मास निकाल लिया 49.5, और n की वैल्यू करीब करीब कितनी आ गई? 2। यहां से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? C2H4 एंड Cl2। यही क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। यही आपसे पूछा था। ओके, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। आपको मैं यहाँ पे आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा। अब जितने बच्चे लेफ्ट कर गए उनके लिए तो देखना, अगर जब क्वेश्चन आएगा तो उनको 3 मिनट लगेगा, और जो रह गए हैं उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि कैसे हम विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी सर पहले क्यों नहीं सिखाया? पहले एक्चुअली हम एलिमिनेट मेथड सिखाएंगे, आपको तरीका सिखाएंगे। कब? जब आपके पास उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हमने उसमें नहीं दिखाया। ओके, हम सबसे पहले बेसिक मेथड से बनाते हैं, फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या अंतर होता है इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास है, यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट। मैं शॉर्ट में लिख दूं एलिमेंट को, Yes, ई से आप लोग समझ Yes, जाओगे। Yes, sir. sir. Yes, sir. परसेंटेज यहाँ लिख दूं, यहाँ पे मोल लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्योंकि जब सर सीधे सीधे बता दो ना, ट्रिक कभी काम करती है जब आपको चीजें बेसिक आती हो। क्योंकि घर की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो छत कैसे बनाओगे? इसीलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ। कितना परसेंट कह रहा है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% कार्बन। तो भाई 78% है, वेरी गुड। फिर वो क्या कहता है? एंड द रिमेनिंग परसेंटेज इज हाइड्रोजन, तो 22% है। परसेंटेज नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर में परसेंटेज लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर जो आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपकी कॉपी, आपका पेन, आप आराम से लिखते रहिए। PERCENTAGE भी लिख सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो पूरा बड़ा कॉपी में बनाना है एक ही सवाल को, तो आप बना सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मोल निकाल लेते हैं। तो 78 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, और 78 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा? 1. 6.5 हो जाएगा। अब 6.5. देखिए 72 यानी कि 78 को अगर आप डिवाइड करते हो कितना हो जाएगा 12 से? तो 6 यानी कि 72, और फिर 0.5 यानी कि 60। वही मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके, अब ये तो सीख गए। अब यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाई 1। आप लोगों को ध्यान रखना है कि एटम का ही मास लेना, मॉलिक्यूल्स का मास नहीं लेना। 22 सिंपलेस्ट रेशियो में सबसे छोटे वाले को डिवाइड कर देंगे तो ये 1, और ये 22 पॉइंट डिवाइडेड कितना कर देंगे? 6.5 कर देंगे। तो करीब करीब देखिए कितनी बार में लग जाएगा? क्या 4 बार में लग रहा है क्या? 6 चौक 24 नहीं, 3 बार में। ठीक है, करीब करीब हम बात कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया? C1। वैसे एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हमने C1H3, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब आपको दिख भी रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन है। Sir, D. ओके, ऑप्शन डी। अब ये तो तरीका था। Sir. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम फटाफट से सॉल्व करेंगे। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा 2 मिनट। मैंने कहा
कि अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूं तो उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होना चाहिए? 78% होना चाहिए। रिवर्स ही तो हम कर रहे हैं। सर अगर हम यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला से ही तो हम 78% निकाल रहे होंगे, तो हमने कहा कि भाई ऑप्शन में भी तो 78% आना चाहिए उस ऑप्शन के अनुसार से। ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर से मैं बता रहा हूं। मैंने कहा कि अगर 100 ग्राम में यानी कि 100 मार्क्स में मेरे 30% जो है फिजिक्स आ रहे हैं, इसका मैं जो है 2 सब्जेक्ट ले रहा हूं, एक ले रहा हूं मैथ और एक ले रहा हूं साइंस, क्योंकि आप लोग 10th अभी पास करके आए हो इसलिए। इसका मतलब है कि मैंने कहा कि साइंस में मेरे को 30% मार्क्स आए हैं, तो मैंने कहा कि भाई जब मैं अगर एक्चुअल में ऐसे भी निकालूं तो यहाँ पे भी साइंस का कितना परसेंटेज आना चाहिए? 30%। तो यही मैंने कहा कि मैं रिवर्स फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, है कुछ नहीं, लेकिन मैंने क्या करा कि इसका मतलब है कि अगर इसके टोटल मास को मोलर मास मान लूं और कार्बन के मास में मोलर मास से डिवाइड कर दूं, अगर 78% आ जाए तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब कहोगे सर मुझे निकाल के दिखाओ। जैसे मैंने कहा कि कार्बन का मुझे आप ना परसेंटेज उसका निकालिएगा जो थोड़ा आसान हो, जो थोड़ा सा आसानी से कैलकुलेट हो सके। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि उसी का निकालें। हम जनरली उसका नहीं निकालेंगे जिसका जो है कि क्या हो, कम हो या ज्यादा हो। हम जैसे मान लो कि 80 रहता और 17 रहता, 3 रहता, तो हम प्रयास करेंगे कि 80 वाले को निकालें, क्योंकि वो आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बस ये छोटी सी बात है। वैसे धीरे धीरे जब आप अपना ट्रिक का यूज करोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि सर हमें किसको करना चाहिए। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कार्बन में जो है ना हाइड्रोजन का निकालता हूँ, क्योंकि मेरे को हाइड्रोजन एक 4 मास होता है, कैलकुलेट करने में भी नहीं, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे कितना हो गया 25% हो गया। जबकि हाइड्रोजन कितना परसेंटेज होना चाहिए था? 22%। 22 क्या 22% है क्या? सर नो। यानी कि इस कारण से ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, हाइड्रोजन 1 और नीचे में 13, तो ये तो पता नहीं कहां से आ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे कार्बन कितना है? ये हाइड्रोजन 2 है और ये 14, यानी कि 1/7, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 7, यानी कि 7 × 7 और 20, 7 × 28, 14%। ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं रिवर्स कर रहा हूं। जिसका आंसर अप्रोक्स में, क्योंकि यहाँ पे ना फ्रैक्शन में आ रहा है, तो अप्रोक्स में 22 के करीब आ जाए वही आंसर होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं। अब हमारे पास कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना है? 3, और यहाँ पे कितना है? 15 इंटू 100, यानी कि कटा देंगे तो अप्रोक्स में देखिए बिल्कुल करीब करीब आ गया 22, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा है, 3 ले लिया, थोड़ा कम लिया है, इसीलिए थोड़ा कम आया। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20%, यानी कि जो है ये हो जाएगा। हम डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब अप्रोक्सीमेट का वैल्यू आया है, क्योंकि हमने 3 पॉइंट समथिंग है, कम वैल्यू लिया, तो कम वैल्यू लिया तो थोड़ा सा आंसर भी क्या आएगा? कम आएगा। क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, तो आप